दोस्तों, हम क्या एक बार फिर से एक बहुत बड़े पैंडेमिक की वर्ज पर खड़े हैं? मतलब क्या हम दोबारा तैयार हैं कोविड जैसी महामारी को झेलने के लिए? जी हां, एक बार फिर से चाइना में एक वायरस HMPV वायरस, जो कि एग्जैक्टली कोविड की तरीके ही काम करता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ही देता है, वो फिर से एक बार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मेजर केसेस इसके सामने आ रहे हैं। चाइना में तो हजारों लाखों की संख्या में केसेस सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ जापान और कोरिया में भी इसके केसेस आ रहे हैं। मतलब एक बड़ा पार्ट ऑफ एशिया जो है इसकी गिरफ्त में ऑलरेडी आ चुका है। क्या भारत सरकार को इस समय कोई पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए? क्या हमें एयरपोर्ट्स पर चेकिंग्स बढ़ा देनी चाहिए? क्या इसको लेकर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता था, PCR टेस्ट होता था, क्या PCR टेस्ट फिर से एक बार चालू किए जाने चाहिए? इस पर आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकृति त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चाइना एक नया वायरस फेस कर रहा है, आउटब्रेक आफ्टर 5 years ऑफ कोविड-19 के 5 साल बाद एक बार फिर से HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, राइट? HMPV वायरस एक बार फिर से उसने चाइना को घेर लिया है। चाइना इज बैटलिंग एन आउटब्रेक ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमो virus alongside other respiratory viruses like influenza and COVID-19. Hospitals are overwhelmed, especially children's hospitals, prompting health authorities to introduce new monitoring systems. नए मॉनिटरिंग सिस्टम्स तक लाने की जरूरत पड़ रही है। चिल्ड्रन को खासकर ये वायरस इंपैक्ट करने वाला है, चिल्ड्रन पर और एल्डरलीज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ जो लोग रिसेंटली किसी बीमारी से जूझते रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनको ये बहुत बुरी तरह हिट करता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोगों ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वहां पर भीड़ लगा रखी है। 2024 का वीडियो है, दिसंबर 2024। चाइना डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज एपिडेमिक ओवरवेल्म्स हॉस्पिटल्स एंड क्रेमेटोरियम्स, राइट? डेथ्स भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसका मतलब क्रेमेटोरियम्स को ओवरवेल्म, क्रेमेटोरियम्स में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब डेथ्स का भी नंबर बढ़ चुका है। मल्टीपल वायरसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा, HMPV, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया एंड कोविड-19 आर स्प्रेडिंग रैपिडली अक्रॉस चाइना। तो ये सारे वायरसेस फिर से एक बार चाइना में फैल रहे हैं। नॉर्दर्न चाइना, जो बीजिंग के आसपास का एरिया है, वो बहुत ज्यादा इनकी गिरफ्त में आ चुका है। तो इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कि हमारे यहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, और ऐसे में इस तरीके के वायरसेस का फैलना एक बार फिर से हमें 2 से 3 साल 4 साल पीछे ले जा सकता है, जिस तरह कोविड ने हमारी इकोनॉमी को पीछे की तरफ पुश किया था, राइट? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या है? इट्स अ वायरस दैट प्राइमरीली कॉजेज रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस। ठीक है, जिस तरह कोविड था रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉज करता था, उसी तरह से रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉज करता है। इट बिलोंग्स टू द पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली, राइट? अधिकतर वायरसेस इसी तरीके की फैमिली से होते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स वायरसेस लाइक द रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस। ठीक, HMPV वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 2001। अब सवाल ये उठता है, 2001 में पहली बार डिस्कवर किया गया था ये वायरस, तो आज तक हम इस वायरस के इलाज के साथ या इसकी वैक्सीन के साथ तैयार क्यों नहीं है? ये क्या प्रॉब्लम है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते किसी भी वायरस के अगेंस्ट? 2001 में पहली बार ये डिस्कवर किया गया था, तब इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी, बट आज HMPV काफी तेजी से फैल चुका है एंड हैज सिंस बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेसेस। ठीक, सांस संबंधी बीमारियों को बढ़ाता है, पर्टिकुलरली इन यंग चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, छोटे बच्चों और बुजुर्गों में, राइट? ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, छींकने, खांसने, इन सारी चीजों से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस। जब एक इन्फेक्टेड इंसान जिसको कि HMPV वायरस से पहले ही ग्रस्त है, वो अगर छींकता या खांसता है तो आप तक उसका ट्रांसमिशन हो सकता है, राइट? इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसेस कंटेमिनेटेड विद द वायरस एंड देन टचिंग द माउथ, नोज और आईज। मान लीजिए किसी ने छींका, एक सरफेस पर उसका छींक या फिर जो भी कफ किया उसने, वो ड्रॉपलेट्स गिर गए और आपने उस सरफेस पर हाथ रखा और वो हाथ अपने माउथ या नोज या आईज के आसपास कहीं भी लगाया, तो यू विल बी इन्फेक्टेड विद द सेम वायरस। इट इज अ हाई टाइम, जब आप कभी भी पब्लिक प्लेसेस पर निकलें तो ग्लव्स को पहने, साथ ही साथ मास्क भी यूज करना चालू करें। ये दोनों चीजों से आपको बचाएगा। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के एरियाज में रह रहे हो तो दिल्ली के पॉल्यूशन, कोल्ड और साथ ही साथ इस तरीके के वायरसेस से भी आपको बचाव मिलेगा, राइट?
क्या है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस और जानते हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स कौन कौन से हैं? 5 साल से कम के बच्चे, ठीक, खासकर जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, खासकर क्योंकि जो उनकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन है वो ग्रोथ में लग रहा होता है, तो इम्यूनिटी इसीलिए वीक होती चली जाती है। एल्डरली इंडिविजुअल, 60 साल से ऊपर के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, या फिर जो क्रॉनिक बीमारियां झेल चुके हैं, जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक हो चुका है, ऐसे लोग ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? इट कैन बी डायग्नोज थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट, तरह तरह के लेबोरेटरी टेस्ट हैं। साथ ही साथ सेम पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें बार बार एक चेन रिएक्शन होती है, और जितनी जल्दी हमें वायरस डिटेक्ट हो जाता है उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी में होता है। तो पीसीआर टेस्ट भी आप कर सकते हैं इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, विच डिटेक्ट्स वायरल जेनेटिक मटीरियल एंड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, राइट। साथ ही साथ ट्रीटमेंट कैसा है? कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। मैनेजमेंट प्राइमरीली फोकसेस ऑन सपोर्टिव केयर सच एज हाइड्रेशन, फीवर रिडक्शन विद मेडिकेशंस लाइक एसिटामिनोफेन, ठीक। तो इस तरीके से आपका फीवर जो है उसको कम किया जाएगा, पैरासीटामोल और ये जो दवाइयां हैं उनको देकर, और साथ ही साथ आपका हाइड्रेशन पर ध्यान दिया जाएगा, राइट। कॉमन सिम्टम्स क्या है? रनी नोज, कफ एंड फीवर, अधिकतर फीवर आएगा, ठीक, पर्टिकुलरली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंफेक्शन। रनी नोज, हमेशा नाक जो है वो बहती रहेगी आपकी, ठीक। तो वन ऑफ द फर्स्ट साइंस सिमिलर टू अ कोल्ड। कफ यूजुअली ड्राई और माइल्ड बट कैन बिकम मोर परसिस्टेंट एंड सीवियर विद टाइम, ठीक। सीवियर सिम्टम्स में क्या होगा? देयर विल बी व्हीजिंग, मतलब हाई पिच साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करते टाइम आप आवाज करोगे, ठीक। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जल्दी सांस फूल जाएगी। न्यूमोनिया जैसी कंडीशन हो सकती है, लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है, लंग्स में आपका जो फ्लेम है वो भर सकता है, ठीक। ब्रोंकियोलाइटिस जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, लंग्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है अगर इंफेक्शन ज्यादा सीवियर है तो, ठीक। उसके अलावा और कौन कौन से वायरसेस अभी फिलहाल चाइना को परेशान कर रहे हैं? देखिए, चाइना हैज बिकम द ग्राउंड फॉर दीज बीमारीज और डिजीजेस और एपिडेमिक्स, ठीक है। चाइना जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहा है, चाइना जहां पर बहुत बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, उतनी ही सारी चाइना के सामने समस्याएं भी हैं, ठीक है। बट ये न्यूज जो है चाइना जनरली हमारे साथ शेयर नहीं करता है। चाइना केवल एक अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर हमारे सामने रखता है। अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटीज ने डेथ्स का नंबर, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं इसका नंबर, कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया है। इसके लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड पोजीशन लेनी चाहिए, उनको आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि ये कितनी सीवियर चीज है और इसको लेकर के आप क्या क्या प्रिवेंशंस ले सकते हो और गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ क्या कर रहे हैं, राइट। अदर वायरसेस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस, जो कि कॉमन है, हमारे यहां भी होता है, सभी को फ्लू होता है, ठीक है। और जैसे ही मौसम बदलता है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसकी भी कोई अभी तक दवाई नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई है? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो जितने भी वायरसेस हैं ना, ये आरएनए वायरसेस होते हैं और आरएनए वायरसेस इतनी तेजी से म्यूटेट होते हैं कि उनके लिए आप कोई पर्टिकुलर वैक्सीन बना ही नहीं सकते हो, ना पर्टिकुलर दवाई बना सकते हो। वो एक दवाई से ट्रीट किए नहीं जा सकते, दे म्यूटेट, ठीक है। टाइम टू टाइम वो अपना रूप बदलते हैं, ठीक। कॉमन इन सीजनल आउटब्रेक्स स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। एवियन इन्फ्लुएंजा की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो H5N1, H7N9 ये क्या है? दे आर ऑल्सो आरएनए वायरस। प्रिवलेंस कब होता है? ओकेजनल आउटब्रेक्स, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड एग्रीकल्चरल एरियाज, जहां पर मुर्गी पालन वगैरह होता है ज्यादा, वहां पर हमें ये एवियन इन्फ्लुएंजा ज्यादा देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी, HBV वायरस डीएनए वायरस है, इसके लिए दवाई है, इसके लिए वैक्सीन है, ठीक। प्रिवलेंस क्या है? चाइना इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस इन द वर्ल्ड। चाइनीज हेपेटाइटिस ई वायरस, ये चाइना में ज्यादा पाया जाता है, ये भी आरएनए वायरस है, इसकी भी दवाई बनाना मुश्किल है। प्रिवलेंस हेपेटाइटिस ई इज मोर कॉमन इन रूरल एरियाज स्पेशली इन सम रीजन्स ऑफ चाइना। चाइना का रिस्पॉन्स क्या है? नए मॉनिटरिंग सिस्टम्स डेवलप करना, तरह तरह किस तरीके से जो हम रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके आसानी से कि भाई हमारे यहाँ कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिजीजेस फैले हुए हैं, जल्दी जल्दी इनको रिपोर्ट करना, वेरिफिकेशन होने पर जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो लेना, साथ ही साथ जो डिजीज कंट्रोल एजेंसीज हैं उनको एक्टिव करना, उनको इस सिचुएशन के बारे में बताना और प्रिपरेशन फॉर विंटर सर्ज। विंटर का जो
टाइम होता है वो इन सारे वायरसेस के पनपने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। दे कैन कंफर्टेबली लाइक पनप सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक। तो इसलिए विंटर सर्ज, विंटर में ये सिचुएशन बढ़ सकती है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी विंटर्स में बढ़ते हैं। विंटर मंथ्स काफी ज्यादा अक्यूट पोजीशन हमारे सामने ला सकते हैं कि हमें तुरंत इसको कर्ब करना ही होगा, नहीं तो हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक। कॉशन ऑन एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स किस तरीके से यूज करनी, कौन सी यूज करनी है अगेंस्ट एचएमपीवी, इसको लेकर कॉशन भी देना बहुत जरूरी है। अभी तक कोई भी पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस नहीं आई है। अलार्मिंग सिचुएशन है, जल्दी से जल्दी पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस आनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न्स क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। लोगों ने इतनी एंटीबायोटिक्स खाई हैं, इरेगुलर तरीके से खाई हैं कि उनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ चुका है। तो ये दवाइयां उन पर असर करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी बड़ी बात, ठीक। देयर आर सर्विलांस रिलेटेड गैप्स, ठीक। इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं ये कि यहां पर पूरी पॉपुलेशन पर सर्विलांस रख पाना, जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनमें सर्विलांस रख पाना, मेट्रो, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इनमें सर्विलांस रख पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो देयर आर सर्विलांस गैप्स। इनएडिक्वेट सिस्टम्स में डिले डिटेक्शन ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग वायरसेस, हिंडरिंग कंटेनमेंट एफर्ट्स। साथ ही साथ एनवायरमेंटल क्लाइमेट फैक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। क्लाइमेट चेंज कैन इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बॉर्न वायरसेस लाइक डेंगू, जिका एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापान को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे जो डिजीज हैं लगातार बढ़ने ही बढ़ने हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर ऐसा होता चला जाएगा कि जो वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं ये ज्यादा देर तक सस्टेन कर सकते हैं, और जितना ज्यादा ये सस्टेन करेंगे उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज को भी कर्ब करें, क्लाइमेट चेंज पर भी कंट्रोल बनाकर रखें। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से भी ये वायरसेस बढ़ते हैं, बहुत तेजी से फैलते हैं, कंटेमिनेट करते हैं लोगों को। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नए नए एरियाज, अर्बनाइजेशन बिल्कुल एकदम ऐसा ना हो कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड अर्बनाइजेशन कर रखा है, राइट। तो हम नए नए एरियाज डेवलप करते रहें इस तरीके के, जहां पर इंडस्ट्रियल सिटीज लगाई जा सकें और जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा सके ऐसे हाईली डेंस अर्बन एरियाज से, जैसे कि दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, तो हाईली डेंस अर्बन एरियाज है। तो इसलिए मुंबई के अराउंड जैसे अभी प्लान आया है फडणवीस जी का कि हम न्यू मुंबई बनाएंगे, एक नया मुंबई बनाएंगे एक, जिससे कि जो मुंबई के ऊपर बर्डन है वो कम होगा, ट्रैफिक का बर्डन, कचरे का बर्डन, ये सारा का सारा बर्डन कम होगा, तो नई मुंबई में वो शिफ्ट हो जाएगा बर्डन। इस तरीके के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के लिए लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन भी होता है, चाइना से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से चाइना, पाकिस्तान से इंडिया। तो इस तरीके से ऐसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन को भी हमें रोकना है। एयरपोर्ट्स पर, सी पोर्ट्स पर, जो भी हमारे पास पोर्ट्स हैं या जहां पर भी हम सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, लॉजिस्टिक्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ह्यूमंस जा रहे हैं, उनको चेक करना प्रॉपरली। अगर ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जो इन्फेक्टेड है तो उसको कुछ समय के लिए वहीं पर रखना, एयरपोर्ट अथॉरिटीज उसको वहां पर स्टे करवाएं, जिससे कि वो आगे जाकर बाकी पूरी पॉपुलेशन को अपना वायरस जो इन्फेक्शन है वो फैलाए नहीं, राइट। इसके लिए प्रिवेंशन और एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं? वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है तो डेवलपमेंट किया जाना जरूरी है। पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलाए जा सकते हैं। मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी वायरस है जो सरफेस के थ्रू आपको हाथ लग रहा है तो आपको हाथ में ग्लव्स पहनना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना और आई ग्लासेस पहनना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ देयर शुड बी कंट्रोल ऑन zoonotic diseases, regulate and monitor live animal markets to prevent transmission from animals to humans, कि भाई जानवरों से इंसानों में ना फैले, इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाना जरूरी है इन सारे वायरसेस को रोकने के लिए। साथ ही साथ क्विक सर्विलांस, क्विक मॉनिटरिंग एंड फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करना जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकें। और क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? एक्शंस में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। देखिए, जो भी कंट्रीज एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो हर एक सिस्टम पर बहुत ज्यादा बर्डन है, राइट। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगली बार फिर से अगर कोविड आया, जो कि हमारी सरकार जिसके लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं है अभी, उसके अलग मुद्दे हैं, अलग चुनौतियां हैं, ठीक। तो अगर ऐसा कोई भी महामारी अगली बार आया तो उसमें भी हम सेम ही सिचुएशन में चले जाएंगे जैसे हम कोविड में चले गए थे। लाखों लोग मरेंगे, रोजगार जाएगा लोगों का, देश बंद रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुकेगी, राइट। देयर शुड बी रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स ऑल्सो,
कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन पाया गया है तो उसको वहीं पर जाकर क्या करें, रोक दें, उसको कहीं भी बाहर ना निकलने दें। इस तरीके से उसको अवेयर कराएं कि भाई आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलरली अपने घर में ही रहना है, घर की बाउंड्रीज में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आप बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हो। कोलैबोरेशन, देयर शुड बी कोलैबोरेशंस विद इंटरनेशनल हेल्थ बॉडीज, बाकी जो इंटरनेशनल हेल्थ बॉडीज हैं WHO के अलावा, उनके साथ कोलैबोरेशन में इस तरीके की एपिडेमिक्स को, पैंडेमिक्स को हमें रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स शुड बी ओपन, कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग और अपना डायग्नोसिस करवा पाए, राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HMPV वायरस। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। HMPV इज अ वायरस दैट प्राइमरली अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड एल्डरली, कॉजिंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा। दूसरा स्टेटमेंट है HMPV इज स्प्रेड primarily through airborne transmission from coughing and sneezing. Then third one is there is currently an approved vaccine for preventing HMPV. And fourth one is the primary treatment of for HMPV infection involves antiviral medication that specifically target the virus. ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। हमारे डिस्कशन से जो भी आपने सीखा उसके बेसिस पर आप इन चारों में से जवाब दीजिए कि कौन सा वाला सही है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव।